हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम या थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, जिसको हम सरल नमन का सिद्धांत कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बीम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हम देखेंगे उन बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होती है। ये ए और बी एक कोई बीम है जो नीचे से सपोर्ट है ए और बी पर। व्हेन ए बीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल लोड, ये किसी बीम पर एक एक्सटर्नल लोड पड़ता है, द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर सेटअप, यानी उसमें शियर फोर्स भी आ जाता है और बेंडिंग मोमेंट भी आ जाता है। एट ऑल सेक्शन ऑफ द बीम, यानी सभी सेक्शन पर, बीम के सभी सेक्शन पर। ड्यू टू द सरफेस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, बीम अंडरगो सर्टेन डिफॉर्मेशन। इस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण जो बीम है उसमें थोड़ी डिफॉर्मेशन आ जाती है, यानी विरूपण आ जाता है। द मटेरियल ऑफ बीम विल ऑफर रेजिस्टेंस, यानी जो मटेरियल है बीम का वो इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट विरुद्ध काम करता है। और स्ट्रेस, रेजिस्टेंस और स्ट्रेस सेम ही है। अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट ये काम करता है। दिस स्ट्रेस विल सर्टेन अजम्पशन कैन बी कैलकुलेटेड, और ये स्ट्रेस जो है कुछ सर्टेन अजम्पशन के कारण, यानी कुछ अवधारणाओं के हम मानकर इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्ट्रेस इंट्रोड्यूस बाय बेंडिंग मोमेंट आर आल्सो नॉन एज बेंडिंग स्ट्रेस। जो स्ट्रेस इस बेंडिंग मोमेंट के कारण प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। अगला है प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग, यानी शुद्ध या सरल नमन। इफ ए लेंथ ऑफ बीम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, अगर कोई बीम कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगा है उस पर, एंड नो शियर फोर्स, और कोई भी शियर फोर्स नहीं लगा है, देन द स्ट्रेस विल बी सेटअप इन द लेंथ ऑफ द बीम। जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा बीम में ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के कारण जो सेटअप प्रोड्यूस होगा बीम में वो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के कारण होगा। एंड दैट लेंथ ऑफ द बीम, यानी उस लंबाई पर जिस पर वो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है बीम की, इज सेट टू बी प्योर बेंडिंग। यानी किसी बीम में अगर स्ट्रेस सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के कारण ही उत्पन्न होती है तो उसको हम प्योर बेंडिंग कहते हैं या सिंपल बेंडिंग कहते हैं। दिस स्ट्रेस सेटअप इज दैट लेंथ ऑफ बीम इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस, यानी जिस लेंथ पर वो प्रोड्यूस हुई है उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग विद अजम्पशन मेड, यानी जो थ्योरी है सिंपल बेंडिंग की या प्योर बेंडिंग की, उसमें हम अवधारणाएं कौन कौन सी ले सकते हैं। पहला है द मटेरियल ऑफ बीम इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, यानी जो मटेरियल है वो बीम का वो एक जैसा होना चाहिए। आइसोट्रोप का मतलब है जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। अगला है वैल्यू ऑफ ई, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं ई को। सेम फॉर टेंसाइल और कंप्रेशन, यानी टेंसाइल के लिए भी और कंप्रेशन के लिए भी ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। थर्ड है ई, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी स्ट्रेस एक्स मतलब कभी भी स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बीम विच इन प्लेस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यानी जो अनुप्रस्थ सेक्शन है, अनुप्रस्थ एरिया है बीम का, वो प्लेन रहना चाहिए बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। द बीम इज़ इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स बेंड इनटू सर्कुलर आर्क, जो बीम है वो प्रारंभ में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जब इस पर बेंडिंग मोमेंट लग गया तो ये एक आर्क में ही झुकनी चाहिए, सर्कुलर आर्क में, यानी एक चाप में, सर्कुलर चाप में। और आर्क विद ए कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसका जो जहाँ से वो कर्व होगा वहाँ पर एक कॉमन सेंटर होगा जिसे हम आर्क कहते हैं। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। साथ है ईच लेयर ऑफ बीम फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो जितनी भी लेयर हैं बीम की वो फ्री हैं सिकुड़ने के लिए भी और फैलने के लिए भी। अगला है आठवां
देर इज़ नो रिजल्टेंट पुल और पुश ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, यानी कोई रिजल्टेंट पुल यानी खिंचाव और पुश दबाव नहीं होगा पूरी बीम पर। द लोड्स आर अप्लाइड इन प्लेन ऑफ बेंडिंग, जो लोड्स हैं वो इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग होंगे। अब थ्योरी ऑफ बेंडिंग, थ्योरी ऑफ बेंडिंग में क्या है, माना कि कोई बीम है जो बहुत सारी लेयर से बनी है और इसकी जो लेयर है वो एक्सिस के समांतर हैं, अनुदैर्ध्य एक्स के समांतर हैं, और ये समांतर है। तनाव और संपीड़न यानी टेंशन और कंप्रेशन में दोनों स्थितियों में यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का मान सेम रहेगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बीम के सिरों पर हम बेंडिंग मोमेंट m लगाते हैं, m लगाया जिसके कारण ये बीम है हमारी थोड़ी कर्व में आ जाती है यानी मुड़ जाती है। तो हम देखेंगे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये हमारी कर्व में आ गई। तो ऊपर वाली जो एरिया है बीम का वो तो होगा कंप्रेस यानी संपीड़न में आएगा, और नीचे वाला आएगा टेंशन में यानी तनाव, यानी नीचे वाला खिंचेगा और ऊपर वाला सिकुड़ेगा। अब जो बीच वाला एरिया है यानी ऊपर वाले एरिया की जो कंप्रेस होगा उसकी लंबाई घटेगी और नीचे वाले एरिया की जो टेंशन में आएगा उसकी लंबाई बढ़ेगी। पर इसमें एक बीच वाला एरिया होता है जिसे हम न्यूट्रल लेयर या उदासीन लेयर कहते हैं, जो बेंडिंग मोमेंट के बाद जिसकी लंबाई ना तो बढ़ती है ना घटती है और ना ही उस पर कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, ना कंप्रेसिव स्ट्रेस ना टेंसाइल स्ट्रेस, उसे हम उदासीन लेयर कहते हैं। अब है उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस, धरण का अनुप्रस्थ काट वाला समतल उदासीन सतह को जिस रेखा पर मिलता है उस काट रेखा को उस काट की उदासीन कक्ष कहते हैं। यानी अगर हम जो हमारी न्यूट्रल लेयर है उस पर हम एक लाइन खींचें तो इस लाइन पर जो जहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं है, ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ना टेंसाइल स्ट्रेस, वो हमारी होगी न्यूट्रल एक्सिस। अब है वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारा प्योर बेंडिंग है, प्योर बेंडिंग की स्थिति में धरण जिस वृत्ताकार चाप में मुड़ती है, यानी जिस वृत्ताकार चाप में यहाँ देखो O पॉइंट से मिली है मुड़ी है तो O से एंड तक वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, उस चाप त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब है एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, यानी इक्वेशन निकालते हैं बेंडिंग इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन क्या है। अब देखो हमने माना कोई बीम है जिसकी न्यूट्रल एक्सिस NN है और उस पर हमने जो मिडिल एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस NN, वहाँ से कुछ दूरी पर EF एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया जिसकी लंबाई dx है और EF जो हमने लिया है और उससे एक्सिस की दूरी इससे y है। अगर इसमें हम बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो ये इस तरह से कर्व में मुड़ जाती है। तब जैसे अगर सिंपल कर्व होने से पहले इस बीम की देखो जो सेक्शन हमने लिया है वो ABCD सीधा है, EF सीधा है। तो हमने माना बेंडिंग के बाद A डैश B डैश एंड C डैश B डैश मीट एट O, यानी A डैश और C डैश तो घटेंगे क्योंकि ये ऊपर वाला कंप्रेस आएगा, और B डैश D डैश बढ़ेंगे क्योंकि ये नीचे वाला बढ़ेगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर देख लो, ये हमने A डैश और C डैश को ऊपर बढ़ाया तो ये ऊपर जाके मिल गए। हमने कंसिडर किया, हमने माना कि R रेडियस ऑफ कर्वेचर है और थीटा एंगल है जो A डैश B डैश और C डैश D डैश से प्रोड्यूस हुआ है। उस पॉइंट पर R रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है। अब स्ट्रेन वेरिएशन अलोंग द डेप्थ ऑफ द बीम, यानी जो स्ट्रेन है यानी जो विकृति है वो कैसे बदलेगी डेप्थ के अनुसार बीम में। कंसिडर ए लेयर EF, हमने कंसिडर करी लेयर EF एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम द NN, यानी वाई डिस्टेंस से हम देख पा रहे हैं किससे, न्यूट्रल एक्सिस से। आफ्टर बेंडिंग लेयर
ई इलोंगेट टू ई डैश एफ डैश, यानी बेंडिंग के बाद क्या हुआ, लेयर ई एफ जो है बड़ी हो गई, ई डैश एफ डैश तक पहुंच गई। ओरिजिनल लेंथ ऑफ लेयर ई एफ डी एक्स हम ऊपर मान चुके हैं। आल्सो लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसकी भी डी एक्स ही है, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों सेम है। आफ्टर बेंडिंग द लेंथ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इलोंगेट, यानी बेंडिंग के बाद जो न्यूट्रल एक्सिस की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, बट द लेंथ ऑफ बी डी, जो बी डी है हमारा, बी डी इलोंगेट टू बी डैश डी डैश, नीचे वाला देखो बी डैश डी डैश से बढ़ गया, तो न्यूट्रल एक्सिस नहीं चेंज होगा, इज अनचेंज। हाँ ऊपर देखो वो आफ्टर बेंडिंग द लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज अनचेंज्ड, यानी जो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, जो न्यूट्रल एक्सिस की जो लेंथ है वो अनचेंज रहेगी, पर बी डैश और डी डैश चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी। यानी न्यूट्रल एक्सिस पर जो नई हमें पोजीशन मिली एन डैश है वो सेम रहेगी। अब हमें एक पता है कि चाप इजिकल टू त्रिज्या इंटू थीटा होता है, यानी कोई एंगल, यानी एन एन डैश हमारी कोई चाप है यानी आर्क है, थीटा हमारा एंगल है और आर हमारी रेडियस है। सिमिलरली ई एफ ई डैश एफ डैश भी एक चाप है और उसके लिए थीटा प्लस आर इंटू वाई, क्योंकि वाई जुड़ जाएगी, वो एक्सिस से वाई दूरी पर है। तो ई डैश एफ डैश की वैल्यू तो यहाँ से देखो डी एक्स इक्वल टू थीटा आर है। तो अब हमने क्या करा कि माना कि इसकी जो लेंथ इंक्रीज़ हुई वो डेल्टा एल हुई, ई डैश एफ डैश की डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितनी इंक्रीज़ हुई, यानी जो फाइनल है उसमें से ओरिजिनल घटा दो। फाइनल क्या है, ई डैश एफ डैश माइनस ओरिजिनल क्या है, ई एफ। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू थीटा आर प्लस वाई माइनस आर थीटा, यानी डेल्टा एल आ गई वाई थीटा, यानी इतनी चेंज इन लेंथ आई इस बेंडिंग मोमेंट के कारण। अब स्ट्रेन इन ई एफ लेयर, यानी जो स्ट्रेन है हमें पता है स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन ई एफ लेंथ में चेंज किया कितना आया, वाई थीटा, ओरिजिनल लेंथ क्या है, आर थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तब स्ट्रेन क्या आई, वाई अपॉन आर। आर कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, यानी स्ट्रेन इज इन लेयर प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है स्ट्रेन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब स्ट्रेन वेरिएशन, अब स्ट्रेन कैसे वेरी करेगी, यानी घटेगी बढ़ेगी। माना सिग्मा स्ट्रेस है ई एफ लेयर में, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, हमें पता है ई क्या है, स्ट्रेस इन ई एफ लेयर अपॉन स्ट्रेस इन ई एफ लेयर, यानी हमें पता है जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू डाल दो, सिग्मा अपॉन वाई अपॉन आर, यानी सिग्मा अगर हम सिग्मा निकालें स्ट्रेस, यानी सिग्मा इज इक्वल टू ई वाई अपॉन आर। ई एंड आर कांस्टेंट है, यानी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगी। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इसे हम याद रखेंगे आगे काम आएगी। अब न्यूट्रल एक्सिस के लिए निकालेंगे हम जान चुके हैं न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहाँ पर लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, लंबाई सेम रहेगी। तो अब हम न्यूट्रल एक्सिस के लिए शुरुआत करेंगे पुरानी इक्वेशन से, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर से। यहाँ देखो सिग्मा अपॉन ई वाई अपॉन आर से, इस इक्वेशन से हमने शुरुआत करी, तो यहाँ से हमने सिग्मा निकाला, सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई। अब हमने कंसिडर की जो वाई डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर करा था जिसका एरिया डी ए है, वो न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पर है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा इस लेयर पर वो हमने डी एफ मान लिया, क्योंकि एलिमेंट्री एरिया है। तो फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस ऑन लेयर इनटू एरिया ऑफ द लेयर, स्ट्रेस सिग्मा होगी, एरिया डी ए हो गया। तो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू ऊपर से रख दो, सिग्मा अपॉन आर वाई इंटू डी ए। अब टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ई अपॉन आर बाहर, इंटीग्रेशन वाई इंटू डी ए। बट फॉर प्योर बेंडिंग देर इज़ नो फोर्स ऑन सेक्शन ऑफ बीम,
यानी प्योर बेंडिंग केस में कोई शियर फोर्स नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी सिग्मा अपॉन आर इंटीग्रेशन वाई इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है ई और आर कांस्टेंट होते हैं, यानी एक यंग मॉडुलस वेलोसिटी है, एक वक्रता त्रिज्या है, तो इंटीग्रेशन वाई इंटू डी इज इक्वल टू 0। नाउ हम क्या करेंगे, जो y इंटू डी है रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ एरिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सब्जेक्ट में, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी इसको हम I लिख सकते हैं, यानी y ये रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस के लिए। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो इसके विरुद्ध काम करेगा। तो मोमेंट दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जो मोमेंट है इस फोर्स का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, फोर्स ऑन द लेयर इनटू वाई, जो उससे दूरी है, तो हमने ऊपर फोर्स क्या निकाला, ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए, और डिस्टेंस क्या है वाई, तो ई अपॉन आर वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो टोटल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डी ए, यानी ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डी ए, और ये जो वाई स्क्वायर डी है ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम पूरे का मोमेंट देखें, एम इज इक्वल टू एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाइड ऑन द बीम सेक्शन, एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डी ए, यानी ई अपॉन आर इंटू आई। तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, एम अपॉन आई ई अपॉन आर। अब इस इक्वेशन को ए और बी को कंबाइन कर दो, ए और बी को कंबाइन करने के बाद हमें मिलेगा एम अपॉन आई सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यही हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन होती है। अब है कंडीशन ऑफ सिंपल बेंडिंग। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एप्लीकेबल टू ए मेंबर विच इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, ये उसी पर एप्लीकेबल होगी जहाँ पर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा, एंड द मेंबर इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम शियर स्ट्रेस, और उस पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होगा, और ये किसी भी सिमेट्रिक सेक्शन के लिए यूज़ होती है, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनके लिए इसे हम यूज़ करते हैं। अब है नेक्स्ट है सेक्शन मॉडुलस, जिसे हम आकृति मापांक कहते हैं। आकृति मापांक होता क्या है, ये रेशो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और न्यूट्रल एक्सिस से उस लेयर की आउटर मोस्ट लेयर जो है उसकी जो दूरी है उसका जो अनुपात है उसे हम आकृति मापांक कहते हैं। यानी सेक्शन मॉडुलस, इट इज़ द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस से जो सबसे बाहर की लेयर है उसे हम उसके अनुपात को आकृति मापांक कहते हैं। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई एम एक्स। तो हमें एक इक्वेशन पता है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, तो यहाँ से हम एम निकाल सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम माने तो सिग्मा मैक्सिमम आई अपॉन वाई मैक्सिमम, ये हमारा हो गया जेड, तो सिग्मा मैक्सिमम अपॉन जेड, तो जेड यहाँ से निकल जाएगा सिग्मा मैक्सिमम अपॉन एम, यानी स्ट्रेस अपॉन बेंडिंग मोमेंट भी सेक्शन मॉडुलस होता है। अब डिफरेंट सेक्शन के लिए आकृति मापांक की वैल्यू क्या होती है, जैसे रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो गया जेड इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 6। होलो रेक्टेंगुलर है तो इसकी वैल्यू होगी 1/6 डी बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब। सर्कुलर है तो पाई डी क्यू अपॉन 32। होलो है तो पाई 32 डी की पावर 4 माइनस डी स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन कैपिटल डी। नेक्स्ट है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, इट इज़ द इसे हम हिंदी में नम्र दृढ़ता भी कहते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के गुणनफल को हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या नम्र दृढ़ता कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द स्टिफनेस ऑफ बीम, यानी ये बीम के कड़ेपन को रिप्रेजेंट करती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।